hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel Samjhao Khushi. So today we are starting from class 11 chapter 2, yeah, unit 2, consumer behavior and demand. Okay, so let's start. First we see the consumer behavior वाला concept ना. तो consumer behavior की जो study है, हमें इससे ये पता चलता है कि जो human की wants है वो बहुत unlimited है, जो resources है वो बहुत ही limited है. तो अगर कोई भी पर्सन है तो उसका जो कंज्यूमर बिहेविंग जो पैटर्न है वो डिपेंड करेगा कि उसको उस लिमिटेड इनकम में कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जो उसकी लाइफ के लिए एसेंशियल है, व्हाट ही वांट्स टू परचेज एंड जिससे कि उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल को अचीव कर पाए. ठीक है. और कंज्यूमर बिहेवियर में दो प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं. एक है कि लिमिटेड इनकम है और उस लिमिटेड इनकम के साथ जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है. ठीक है. तो हमें ऐसे गुड्स को परचेज करना है या ऐसी सर्विसेज को बाय करना है जो हमारी यूटिलिटी को मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सके, और जो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न है वो इसी स्टडी पे बेस्ड है. ठीक है. अब क्योंकि हमारी ये दो प्रॉब्लम है तो कंज्यूमर की जो चॉइस होगी हमेशा रैशनल होगी, ताकि वो अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल को डे बाय डे और इंक्रीज करे, ये नहीं कि डिक्रीज करे. ओके. नेक्स्ट अगर हम यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज अ बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर. ठीक है. यूटिलिटी मतलब जहां पर हम अपनी बॉन्ड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, एक गुड को ऐड करके अपने इसेंशियल्स में. नाउ ये सब्जेक्टिव, इसका मीनिंग पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है. कोई अब किसी की यूटिलिटी एक चपाती में भी फुलफिल हो सकती है और किसी की यूटिलिटी 10 चपाती भी हो सकती है. ठीक है. तो इसके लिए हर किसी का मतलब अलग अलग है. किसी की यूटिलिटी में लग्जरी गुड्स आते हैं और किसी की यूटिलिटी में कुछ बेसिक कंजप्टिव गुड्स आते हैं. ठीक. अब कुछ यूटिलिटी के टाइप्स है, जैसे कि टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी इज अ टोटल सेटिस्फैक्शन के कंज्यूमर को किसी भी सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स को कंज्यूम करने से या कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो उसको सेटिस्फैक्शन मिला वो होती है टोटल यूटिलिटी. जैसे कि इफ कोई ईट कर रहा है 3 चॉकलेट्स, उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है 30 यूनिट्स का. ठीक है. तो उसकी जो टोटल सेटिस्फैक्शन हुई वो 30 यूनिट्स हुई. ठीक. अब मार्जिनल यूटिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? मार्जिनल यूटिलिटी ये एक एडिशनल सेटिस्फैक्शन है जो हम एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से गेन करेंगे. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर हम अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी हमें किस में मिलती है? अगर हम टोटल यूनिट में चेंज कर दें, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दें कि जितनी हमने क्वांटिटी भी चेंज की. मानो कि हम ऊपर 3 चॉकलेट्स को कंज्यूम कर रहे थे, अब यहाँ मानो कि हम 4 चॉकलेट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, सो वी इंक्रीज द क्वांटिटी, है ना, और इसी से हमारी टोटल यूटिलिटी चेंज हो जाएगी. ठीक. और टोटल जैसे कि हम 3 चॉकलेट खा के 30 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिला था, तो 4 चॉकलेट खा के 40 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो हमने जो वो एडिशनल चॉकलेट को ऐड किया उससे हमारी एडिशनल एक और यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला हमें, तो वो हुई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक. देखो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया है. इफ टीयू इंक्रीजेस, अगर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है 20 से 25, ठीक है, तो व्हेन 1 मोर यूनिट इज कंज्यूम तो MU बिकम 5, मार्जिनल यूटिलिटी 5 हो जाएगा. मतलब कि हमें 1 यूनिट एक्स्ट्रा खाने से 5 यूनिट ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. मैंने वही बोला ना, 20 यूनिट कंज्यूम करके, ठीक है, हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, और अगर हमने उसमें 5 मतलब 1 यूनिट और खाई तो हमें 5 यूनिट और सेटिस्फैक्शन मिला. ठीक है. तो वही है कि एडिशनल यूनिट का कॉन्सेप्ट है, एडिशनल यूटिलिटी इंक्रीज करने का कॉन्सेप्ट है. ठीक है. अगर हम TU और MU के बीच का रिलेशन देखें तो जो MU है वो पॉजिटिव होता है. व्हेन MU इज पॉजिटिव, जब TU बढ़ता है, जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो MU हमेशा पॉजिटिव रहता है. व्हेन MU डिक्रीजेस, मार्जिनल यूटिलिटी गिरना शुरू हो जाए, अगर TU इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, क्या होगा ना कि अगर मानो कि हम मल्टीपल बोल्स ऑफ आइसक्रीम ईट करें तो एक लेवल आएगा जहां पर अब हम नहीं चाहेंगे कि अब हम और आइसक्रीम को कंज्यूम करें. एक टाइम पे देखो जब हमें आइसक्रीम खाने का मन होगा तो हमें उसके सारे एडवांटेजेस दिखते हैं, लेकिन जब हमें आइसक्रीम खाने का मन नहीं है, ठीक, तो क्या होगा? तो अब जब मतलब अगर हमारी सेटिस्फैक्शन फुलफिल हो गई,
ठीक है, हमने 5 बोल्स ऑफ आइसक्रीम है, तो जब हम 6 बोल ऑफ आइसक्रीम खाएंगे ना तो हमको उसको डिसएडवांटेजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि कौन से डिसएडवांटेज दिखना शुरू हो जाएंगे कि इसमें कितनी ज्यादा शुगर होती है, ये कितनी कोल्ड है, इसका जो क्रीमी कॉम्प्लेक्स है वो हमारे थ्रोट को कहीं ना कहीं इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अब हमें उसको डिसएडवांटेज दिखना शुरू, तो एक टाइम आता है जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिक्रीज होने लगती है जैसे जैसे हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज, जैसे हमने ऑल यूनिट ऑफ कंज्यूम करी। टोटल यूटिलिटी क्या थी, जहाँ हम एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम 6 बोल या 7 बोल ऑफ आइसक्रीम खाएंगे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जाएगी। ठीक है, mu इज इक्वल टू 0 व्हेन tu इज मैक्सिमम। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहां हमने बहुत आइसक्रीम खा ली है, लेकिन अब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, हमारा पेट भी भर चुका है, हमारा मन भी भर चुका है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। ठीक है, व्हेन mu बिकम्स नेगेटिव, एक टाइम पे जब tu जो है वो बहुत बढ़ जाएगा तो mu क्या हो जाएगा, नेगेटिव में जाना शुरू कर देगा और tu भी फॉल करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम खा ही नहीं पाएंगे ना, तो हमारी यूनिट बढ़ेगी कैसे। ओके, अब यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमें लॉ क्या बताता है कि एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर और मोर यूनिट, जैसे कि कंज्यूमर मोर और मोर यूनिट एक किसी भी कमोडिटी का कंज्यूम करते जाएगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो एक एडिशनल से मिल रही थी वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। पहले हम एक बोल ऑफ आइसक्रीम खा रहे थे, 20 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, लेकिन व्हेन वी ईट 6 बोल ऑफ आइसक्रीम तो हमें 5 की यूटिलिटी मिल रही है, 5 का हमारा क्या है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 5 यूनिट्स का, तो डिक्रीज हुई ना, वही है। एक बिगिनिंग में कंज्यूमर की स्ट्रॉन्ग डिजायर है किसी भी गुड को लेकर, लेकिन जैसे जैसे उसकी सेटिस्फेक्शन पूरी होती जाएगी, कंजप्शन अगर हम इंक्रीज करेंगे तो जो नीड है जब वो बिकम सेटिस्फाइड, तो अगर हम एक एडिशनल यूनिट उसमें ऐड करें तो वो लेस सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, अगर हम कंजम्पशन लेके चले तो कंजप्शन इज कंटिन्यूस, अगर कंजप्शन कंटिन्यूस चले, ठीक, कंज्यूमर इज रैशनल होना चाहिए अपनी चॉइसेस को लेकर। ठीक है, सेम क्वालिटी ऑफ गुड्स को ईट करे, नो चेंज इन इनकम और टेस्ट, तो इससे ना हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या हो जाएगा कि हमारी सेटिस्फेक्शन सेटिस्फाइड हो जाएगी और जो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट पे हमें मिला है ये चीज की मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का ये कॉन्सेप्ट होता है। हेल्प्स इन प्राइसिंग डिसीजन, इसके बेस पे हम प्राइसिंग डिसीजन ले सकते हैं। अगर हमने 3 आइसक्रीम या 4 आइसक्रीम में अगर हमारी नीड फुल्ली सेटिस्फाइड है तो हम 5th और 6th बोल ऑफ आइसक्रीम क्यों खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट से हमें समझ में आता है कि किसके ऊपर हमें एक्सपेंस करना है और किसके ऊपर हमें एक्सपेंस नहीं करना है। एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि जहां उसकी नीड सेटिस्फाई हो जाए, जहां उसका इनकम और उसका क्या बोलते हैं गुड को ईटिंग का या फिर शूज का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ मैच हो जाए, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला भी हमें यहीं से ड्राइव होता हुआ दिखेगा मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, नाउ व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रीच आउट हो चुका है उसकी इनकम से और अब उसके पास डिजायर है, हैज नो डिजायर टू चेंज हिज कंजप्शन। अब वो नहीं चाहता, मानो कि अगर हम एक महीने का बजट बना लेते हैं, ठीक है, और वो हमारे इनकम के हिसाब से, और हम उस बजट से भी सेटिस्फाइड है, उस बजट में जो भी आ रहा है और हम उस इनकम से भी सेटिस्फाइड है, तो हमें चेंजेस की नीड नहीं रहेगी। तो जहां हमें आगे अब चेंजेस की और नीड नहीं है, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ टाइम, वो पॉइंट ऑफ पीरियड वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला फॉर्मेट। ठीक है, नाउ अगर एक सिंगल कमोडिटी के केस में ले ले तो व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम ओनली वन गुड, एक गुड लेगा वो, तो जो mu है इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है और प्राइस की कंडीशन को अगर रखते चले, तो अगर mu बढ़ता है, ठीक है, तो कंज्यूमर बाय मोर एंड मोर गुड, अगर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है तो वो बहुत सारे गुड्स को खरीदेगा और वो सेम गुड्स को, ठीक है, लेकिन अगर प्राइस बढ़ रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को वो कम करेगा प्राइस को देखते हुए, ठीक है, तो उसकी जो कंज्यूमिंग जो पे है वो कम हो जाएगी, लेस करेगा। तो यही एक फॉर्मूला है व्हेन इक्विलिब्रियम अकर्स, जब mu इज इक्वल टू प्राइस के बराबर आ जाए। यही मैंने पीछे भी बताया
कि MU अगर प्राइस के इक्वल आ जाए तो वहां पर एक सिंगल कमोडिटी में हम मान सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम को रीच आउट कर चुका है। अगर हम 2 कमोडिटी के केस में लें तो अगर MUX यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को, और अब देखो इनकम मस्ट बी फुल्ली स्पेंट, अगर हम पूरी इनकम को खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, वो दो इन गुड्स के बीच में अपनी इनकम को इक्वली या फिर रैशनली डिवाइड करेगा, जिससे कि उसकी दोनों गुड्स की जो उसकी नीड है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, अपनी यूटिलिटी को देखते हुए, तो उसको किस यूटिलिटी, मानो कि उसको चॉकलेट और आइसक्रीम किसी को दोनों चाहिए, लेकिन उसको आइसक्रीम खा के ज्यादा मजा आता है, तो वो आइसक्रीम पे ज्यादा खर्चा करके चॉकलेट पे लेस कंज्यूम करेगा चॉकलेट को और लेस स्पेंड करेगा। ठीक है, तो जिससे उसको एडिशनल सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा वो उस पर ज्यादा खर्चा करेगा। नाउ नेक्स्ट, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। अ कंज्यूमर maximize total utility when the marginal utility per rupee spent on each good is equal। जब कंज्यूमर जो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिममली रीच कर जाए, ठीक है, तो वो पर रुपी भी स्पेंड करेगा हर गुड पे इक्वली। ठीक है, अगर अब मानो कि उसका एक चीज को खाकर पेट पूरा भर चुका है, तो वो सोचेगा कि अगर मेरी और कोई नीड है और मेरे पास और पैसे हैं तो वो उस पर स्पेंड करेगा। ठीक है, इससे रैशनल एलोकेशन ऑफ इनकम में हेल्प मिलती है। ठीक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम रीच आउट कर सकते हैं अगर हम बैलेंस और रैशनल चॉइसेस को लेकर चले, और यूजफुल बजटिंग के डिसीजंस में भी हेल्प करेगा। मैंने बजट वाला कॉन्सेप्ट पहले बताया आपको। नाउ नेक्स्ट, डिमांड। व्हाट इज डिमांड? नाउ कुछ डिमांड की क्या मतलब होता है कि ये वो क्वांटिटी ऑफ गुड है जो एक कंज्यूमर को मतलब विल है खरीदने का, और वो सक्षम भी है, एबल है खरीदने के उसको उस पर्टिकुलर प्लेस और उस पर्टिकुलर प्राइस पे और एट अ उसी पीरियड ऑफ टाइम पर। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं डिमांड के, जैसे कि विलिंगनेस टू बाय, खरीदने की इच्छा होनी, आप उसके लिए पे कर पाओ, है ना, उस स्पेसिफिक प्राइस को स्पेसिफिक उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो आपकी डिमांड है। पर ऐसा नहीं है ना कि आपके पास उसको खरीदने का मन है, लेकिन कोई 50,000 की कमोडिटी है लेकिन आपके पास 30,000 है, तो आप उसको सिर्फ चाह रहे हो खरीदना, पर आप खरीद नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास उतनी इनकम नहीं है। ठीक है, अब ना डिमांड के कुछ फंक्शंस होते हैं, डिपेंड करता है कि गुड्स का कैसा प्राइस है ना, उसकी इनकम पे, जैसे कि मैंने भी 50 और 30,000 की एग्जाम्पल से बताया। रिलेटेड गुड्स अगर उससे बेटर है या उनके टेस्ट पे उसकी यूटिलिटी सेटिस्फाई हो जाए तो हम उसके तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब डिमांड शेड्यूल, एक डिमांड शेड्यूल इज एक टेबल है जहां पर हम प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो डिमांड का रिलेशनशिप अगर हम देखें और जहां पर हमारा मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें मिले, वहां पर हम परचेज करें तो वो हमारी डिमांड को सेटिस्फाई कर सकता है। डिमांड का जो कर्व है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिमांड के शेड्यूल की। ठीक है, और डिमांड के कर्व को हम बेटर और आगे समझेंगे। ठीक है, हम इसे और लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2 में। सो बी विद मी, है ना, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।